हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चाइना ने अपने ही आम नागरिकों के लिए उतार दिया है सड़कों पर टैंक। जी हां दोस्तों, एक एक नागरिकों को टैंक की नोक पर डराने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे, साथ ही बताएंगे जहां एलएसी पर ड्रैगन की नई चाल हाईवे बनाने की तैयारी में है चीन। जी हाँ दोस्तों, भारत से सटी सीमा से होकर जाएगा ये हाईवे। जी हाँ, अभी की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर हम आपको बताएंगे दोस्तों। और इसी बीच बताएंगे जहां पर यूक्रेन में हिमार्स रॉकेट की कामयाबी देख गदगद हुआ अमेरिका। 4 और यूनिट भेजने का कर दिया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर आईबी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। आतंकियों की टारगेट लिस्ट में टॉप पर ये बीजेपी नेता। जी हाँ दोस्तों, फोन पर कई बार मिली है धमकी। बताएंगे किसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, और साथ ही मदरसों को लेकर योगी जी से जुड़ी बड़ी खबर है दोस्तों। और साथ ही आप सभी को बताएंगे जहां अब टिकट कैंसिल करवाने पर नहीं लगेगा कोई भी चार्ज। रेलवे ने दी बड़ी जानकारी दोस्तों, बताएंगे क्या है इसका पूरा प्रोसेस। तो हर तरह की जानकारी हम आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चाइना से सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। जहां पर चाइना में सड़कों पर टैंक को डिप्लॉय कर दिया गया है दोस्तों, यानी टैंक को उतार दिया गया है रोड पर दोस्तों। और जनता को डराया जा रहा है, चाइना के आम नागरिकों को डराया जा रहा है दोस्तों। आपको बता दें दरअसल क्या है पूरी बात, आपको बता दें दोस्तों कि चाइना में अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है दोस्तों। वहां की इकोनॉमिक बुरी तरह से पस्त और चरमरा गई है दोस्तों, जिसके बाद पूरी जनता सड़कों पर उतर करके दोस्तों बैंकों से पैसा निकालने के लिए लाइनों में लगी हुई। और लाइन कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई है दोस्तों, जिसके बाद चाइना का पूरा प्रशासन हिल गया है दोस्तों और टैंक तक को उतारना पड़ा है लोगों को मैनेज करने के लिए। आप सभी को बता दें दोस्तों कि इस खबर को चाइना आउट नहीं होने देना चाहता था, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं से इस खबर की भनक दोस्तों दूसरे देशों को लगी है और इसकी जानकारी अब निकलकर सामने आ रही दोस्तों। बहुत बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, चाइना की स्थिति बहुत बुरी हो गई है दोस्तों, जो कि चाइना नहीं दिखाना चाहता और चाइना की छुपाने की हमेशा से ये आदत है दोस्तों। लेकिन आप सभी को एक्सक्लूसिव खबर सबसे पहले हमारे चैनल पर मिला, इसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। और ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों चाइना की स्थिति को लेकर, जहां पर वहां की चाइनीज जनता को दोस्तों तोपों की नोक पर डराया जा रहा है दोस्तों, और उनसे बैंक से पैसे निकालने के लिए मना किया जा रहा है। ऐसे में आपकी राय तो बनती है। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां एलएसी पर ड्रैगन की नई चाल हाईवे बनाने की तैयारी में चीन। भारत से सटी सीमा से होकर जाएगा ये। जी हाँ दोस्तों, एक मीडिया रिपोर्ट में बुधवार को कहा गया है कि चीन अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने और अपनी ताकत दिखाने के लिए भारत से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के साथ एक नया राजमार्ग बनाने की योजना बना रहा है। जी हाँ, तिब्बत में लुंजे काउंटी से शिनजियांग क्षेत्र के काशगर में माझा तक फैले राजमार्ग नए राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रस्तावित 345 निर्माण योजनाओं में से एक है, जिसका लक्ष्य है दोस्तों कि 2035 तक कुल 4,61,000 किलोमीटर राजमार्ग और मोटर मार्ग का निर्माण करना है। हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने बताया है कि बुनियादी ढांचे के निवेश के जरिए वो अपनी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था संभालना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार लुंजे काउंटी अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है दोस्तों, जिस पर चीन दक्षिण तिब्बत के हिस्से के रूप में दावा करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले सप्ताह जारी योजना के तहत G695 के रूप में जाना जाने वाला राजमार्ग के कोना काउंटी से चलने की उम्मीद है, जो एलएसी के उत्तर में सिक्किम की सीमा से लगे कंबा काउंटी और नेपाल की सीमा के पास ग्यारोंग काउंटी से होकर गुजरेगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें कहा गया है कि यह सड़क तिब्बत, नेपाल और भारत के बीच बुरांग काउंटी के साथ साथ नगारी प्रांत में जांडा काउंटी से होकर जाएगी, यानी कि दोस्तों जिसमें कुछ हिस्से भारत में भी हैं। जी हाँ, ऐसे में फिर एक बार भारत और चाइना के बीच दोस्तों विवाद खड़ा हो सकता है दोस्तों, और ये विवाद कहां तक जाएगा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे में दोस्तों भारत हर बार ये कोशिश करता है कि चाइना के साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए दोस्तों, बातचीत
से हल निकल जाए, लेकिन चाइना बातचीत करने को बैठता जरूर है, लेकिन दोस्तों बातचीत के जस्ट अगले ही दिन कुछ ऐसी हरकत कर देता है कि भारत प्यार की भाषा को भूल जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि चाइना फिर एक बार दोस्तों कुटाई मांग रहा है तो आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बढ़ते अगली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर यूक्रेन में हिमार्स रॉकेट की कामयाबी देख गदगद हुआ अमेरिका। 4 और यूनिट भेजने का किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने यूक्रेन को अपने हिमार्स रॉकेट सिस्टम की 4 और यूनिट देने का ऐलान किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने बताया है कि यह हथियार कीव को मजबूत करने के लिए अमेरिका की नई डिफेंस पैकेज का हिस्सा है। दोस्तों इस सिस्टम ने पिछले 1 महीने के अंदर रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि उसने अमेरिका की हिमार्स रॉकेट सिस्टम के जरिए रशिया की S-400 मिसाइल सिस्टम को नष्ट किया है। हालांकि यूक्रेन के इस दावे की पुष्टि नहीं हो सकी। हिमार्स का पूरा नाम M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है। दोस्तों इसे अमेरिका हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन मिसाइल एंड फायर कंट्रोल ने बनाया है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां विक्रम सिंघे की जीत से श्रीलंका में और भड़क सकता है सरकार विरोधी आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका में रानिल विक्रम सिंघे आखिरी वक्त पर विपक्ष की तरफ से पेश की गई चुनौती को नाकाम करने में सफल रहे हैं। इससे ये कयास भी बेबुनियाद साबित हो गया है कि पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की पार्टी श्रीलंका पोडुजाना पेरामुना में फूट पड़ी है। दोस्तों लेकिन पर्यवेक्षकों की राय है कि विक्रम सिंघे के श्रीलंका का नया राष्ट्रपति चुने जाने से देश में चल रहे राजनीतिक आंदोलन को खत्म करना अधिक कठिन हो जाएगा। आंदोलनकारियों में विक्रम सिंघे को लेकर गहरी नाराजगी है। उनकी छवि पूर्व राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में बनी हुई है, बल्कि चुनावी नतीजा घोषित होते ही कई विश्लेषकों ने राय जताई है कि इससे आंदोलन नए सिरे से भड़क सकता है। उन्होंने ध्यान दिलाया है कि आंदोलनकारी राजपक्षे के साथ साथ विक्रम सिंघे के भी इस्तीफे की मांग कर रहे थे। अब विक्रम सिंघे के राष्ट्रपति बनने से यह संदेश जाएगा कि राजपक्षे परिवार अभी भी पर्दे के पीछे से सत्ता का सूत्रधार बना हुआ है। अब देखना ये होगा दोस्तों कि विक्रम सिंघे के राष्ट्रपति बनने के बाद क्या सही में विरोध जताया जाएगा। दोस्तों अगली खबर की ओर चले, जहां पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में 9 लोगों को विद्रोही बताकर मार डाला। जी हां, BLA ने कहा निर्दोषों की हत्या की है इन्होंने। जी हां, पिछले कुछ दिनों में बलूचिस्तान के जियारत जिले में पाकिस्तानी सेना द्वारा मारे गए 9 लोगों में से 5 की पहचान पाकिस्तानी बलों द्वारा कथित तौर पर जबरन गायब किए गए लोगों के रूप में की गई है। दोस्तों बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार उनके परिवारों ने उन्हें लापता व्यक्तियों की सूची में दर्ज किया था और उनकी रिहाई के लिए विरोध कर रहे थे। बलूच स्वतंत्रता समर्थक सशस्त्र समूह बलूच लिबरेशन आर्मी द्वारा सेना के कर्नल के अपहरण और बाद में हत्या के बाद पाकिस्तानी सेना ने जियारत जिले और आसपास के इलाकों में एक सैन्य अभियान चलाया दोस्तों, जिसमें इन निर्दोषों को मार गिराया गया। ऐसे में दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है पाकिस्तानी सेनाओं पर। अगली खबर की बात करें, जहां पर पाकिस्तान से ही खबर है दोस्तों, जहां पाकिस्तानी रुपया गिरता देख बरसे इमरान खान कहा शरीफ परिवार को अर्थव्यवस्था चलाना नहीं आता, वो मनी लॉन्ड्रिंग और लूट पाट के स्पेशलिस्ट। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान ने देश में मौजूदा आर्थिक संकट से निपटने में विफल रहने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ सरकार की आलोचना की है। खान ने कहा है कि शरीफ परिवार कभी भी पाकिस्तान की कठिन आर्थिक स्थिति को संभालने में सक्षम नहीं रहा है। खान ने कहा कि शरीफ परिवार को अर्थव्यवस्था चलाने में कोई भी विशेषज्ञता हासिल नहीं थी। सत्ता में अपने समय को याद दिलाते हुए इमरान खान ने कहा कि इस साल अप्रैल में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 178 था, आज ये 224 है और IMF समझौते के बावजूद फ्री फॉल में है। दोस्तों आर्थिक मंदी से पता चलता है कि शरीफ परिवार की एकमात्र विशेषज्ञता लूटपाट, मनी लॉन्ड्रिंग और NRO प्राप्त करना है। उन्होंने कहा राष्ट्र उन सभी को जवाबदेह ठहराएगा जो शासन बदलने की साजिश और पाकिस्तान को इस दुखद स्थिति में लाने के लिए जिम्मेदार है। एक और खबर की बात करें, जहां ऋषि सुनक ने 137 वोट पाकर 5वां राउंड भी जीत लिया। जी हां, अब फाइनल में लिज ट्रूस से होगा इनका मुकाबला। जी हां दोस्तों, ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की कुर्सी के एक कदम और करीब पहुंच गए हैं। दोस्तों उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के चुनाव के लिए आयोजित 5वें दौरे की वोटिंग में भी धमाकेदार जीत दर्ज की है। 5वें राउंड की वोटिंग में ऋषि सुनक जी को 137 वोट मिले, जबकि लिज ट्रूस 113 वोट
के साथ दूसरे स्थान पर रही पेनी मोरडेंट 105 वोट पाकर मुकाबले से बाहर हो गई है। भारतीय मूल के पूर्व चांसलर ऋषि सुनक जी को उनकी पार्टी के सहयोगियों द्वारा चौथे दौरे के मतदान में 118 वोट मिले थे, तो वहीं व्यापार मंत्री पेनी मोरडेंट को 92 वोट मिले थे और विदेश मंत्री लिज ट्रुस को 86 वोट ही मिले थे। और ऐसे में दोस्तों इस धमाकेदार जीत के लिए फिर से कांग्रेचुलेशन ऋषि सुनक जी जरूर कह दीजिएगा। अगली और सबसे बड़ी खबर की बात करें, जहां आईबी की रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा, आतंकियों की टारगेट लिस्ट में टॉप पर है गिरिराज सिंह। जी हां, फोन पर कई बार मिल चुकी है इनको धमकी। जी हां दोस्तों, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी आतंकियों के निशाने पर आ गए हैं। दोस्तों आईबी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीजेपी के कई नेता आतंकियों के निशाने पर हैं। इनमें सबसे ऊपर नाम गिरिराज सिंह का बताया जा रहा है। इसकी सूचना केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भी जारी की गई है। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान ने अपनी पत्रिका के नए एडिशन में बीजेपी के खिलाफ हमले की बात लिखी है। हमले की बात लिखने के बाद इस आतंकी संगठन ने इसे अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है। गिरिराज सिंह को इससे पहले भी फोन पर धमकियां मिल चुकी है। जी हां, गिरिराज अकेले मंत्री नहीं है जो इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के निशाने पर है, बल्कि बीजेपी और बिहार बीजेपी के कई नेताओं के नाम आतंकियों की लिस्ट में है। जी हां दोस्तों, ऐसे में बिना निडर होकर गिरिराज सिंह दोस्तों अपना काम करते जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, लॉन्ग लिव गिरिराज सिंह जरूर कह दीजिएगा आप लोग, ताकि आप सभी की ब्लेसिंग इनके साथ रहे। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां अब नहीं चलेगी चीन की दादागिरी, भारत के एक और दोस्त ने तैयार कर लिया है घातक लड़ाकू विमान। जी हां, दक्षिण कोरिया के स्वदेशी KF-21 बोरा में लड़ाकू जेट ने मंगलवार को पहली बार उड़ान भरी है। दोस्तों उड़ान के दौरान इस विमान की टॉप स्पीड 200 नहीं बल्कि 400 किलोमीटर प्रति घंटा थी। दोस्तों इसके बाद दक्षिण कोरिया उन चंद विकसित देशों में शामिल हो गया जिसके लड़ाकू बेड़े में खुद का बनाया हुआ सुपरसोनिक फाइटर विमान शामिल है। इस लिस्ट में तेजस लड़ाकू विमान बनाने के कारण भारत पहले से शामिल है। जी हां दोस्तों, दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन ने कहा कि प्रोटोटाइप जेट ने दक्षिणी शहर सेचुओन में वायुसेना के अड्डे से 33 मिनट की राउंड ट्रिप उड़ान भरी है। 4.5 जनरेशन का ये लड़ाकू विमान दक्षिण कोरियाई वायुसेना और स्वदेशी हथियार उद्योग को बहुत बड़ी मजबूती देगा। दक्षिण कोरिया ने इस लड़ाकू विमान को पिछले साल अप्रैल में लॉन्च किया था। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां भारत का चौथा पड़ोसी देश भी आर्थिक संकट में पड़ गया। जी हां, लोगों में चीन के प्रति भारी नाराजगी बता दे, श्रीलंका इन दिनों बुरे दौर से गुजर रहा है। द्वीप देश कई महीनों से आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। श्रीलंका में अशांति और अभूतपूर्व राजनीतिक उथल पुथल ने हिंद महासागर क्षेत्र में खतरे की घंटी बजा दी है दोस्तों, जिसमें कई दक्षिण एशियाई देशों पर भी खतरा मंडराने लगा है, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल के अलावा म्यांमार जैसे देश शामिल है। जी हां, म्यांमार में हिंसा में लगातार वृद्धि हो रही है, तो वहीं अर्थव्यवस्था की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है दोस्तों। दरअसल कोरोना महामारी के बाद से ही म्यांमार आर्थिक संकट से जूझ रहा था और बाकी कसर फरवरी 2021 में हुए तख्ता पलट ने पूरी कर दी। सैन्य शासन आने के बाद ही कई पश्चिमी देशों ने म्यांमार पर प्रतिबंध थोप दिए हैं। देश में हालात कुछ ऐसे बिगड़े हैं कि लाखों लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ा है। जी हां दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां चीनी ड्रैगन की पूरी दुनिया में खुली पोल, करीबी दोस्त ने अरबों के प्रोजेक्ट्स कर दिए रद्द, श्रीलंका बनने का है इसको डर। जी हां, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर को फिलीपींस का राष्ट्रपति बने अभी कुछ ही हफ्ते हुए हैं और उन्होंने अपने पहले ही कदम से बता दिया है कि चीन के साथ फिलीपींस का रिश्ता आने वाले वक्त में कैसा होने वाला है। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने शासन संभालते ही चीनी प्रोजेक्ट को कैंसिल करना शुरू कर दिया और फिलीपींस परिवहन विभाग ने घोषणा की है कि उसने पिछले रोड्रिगो दुतेर्ते प्रशासन के तहत चीन के साथ किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को प्रभावी ढंग से और तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। जी हां, फिलीपींस रेलवे के अवर सचिव सीजर शावेज ने बयान दिया है कि पिछले रोड्रिगो दुतेर्ते प्रशासन ने बीजिंग से प्रोजेक्ट के लिए बार बार लोन देने का आग्रह किया, लेकिन बीजिंग अपनी शर्तों को पूरा करने में विफल रहा है, जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए उस बैंक पर निर्भरता दिखाई है जो विशाल काय बेल्ट एंड रोड का समर्थन करता है। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया में चौथा सबसे खराब। जी हां, रैंकिंग में उत्तर कोरिया भी सबसे नीचे। जी हां दोस्तों, आखिर भारत
भारत कहाँ है? आपको बता दें दुनिया में सबसे खराब पासपोर्ट की रैंकिंग में पाकिस्तान चौथे नंबर पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग में कोई सुधार नहीं हुआ है। दुनिया के सिर्फ 32 देश ऐसे हैं जहां पाकिस्तानी बिना वीजा और या फिर वीजा ऑन अराइवल के जरिए यात्रा कर सकते हैं। ये रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा पर आधारित है। एसोसिएशन दुनिया के सबसे बड़े यात्रा जानकारी के डेटाबेस को बनाए रखता है। दोस्तों रैंकिंग में पाकिस्तान से नीचे सिर्फ इराक, अफगानिस्तान और सीरिया है। 199 देशों की रैंकिंग में पाकिस्तान 109वें नंबर पर है, सीरिया 110वें, इराक 111वें और अफगानिस्तान 112वें रैंक पर है। दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के मुताबिक भारत की रैंकिंग 87वें नंबर पर है। भारत के लोग 60 देशों में बिना वीजा या विज ऑन अराइवल के जरिए यात्रा कर सकते हैं। मैरिटानिया और ताजिकिस्तान भी 87वें नंबर पर है। दोस्तों वही अगर टॉप की बात करें तो जापान सबसे नंबर 1 बना हुआ है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें जहां पर राज्यों के 115 जिलों में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 के मामले, केंद्र सरकार ने दिए ये निर्देश। जी हां, भारत देश के 9 राज्यों के 115 जिलों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने उन राज्यों में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिन 9 राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं दोस्तों उनमें केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, असम, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। जी हां, इन राज्यों में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में बताया गया है कि इन राज्यों में या तो कोविड-19 के नए मामलों में रोजाना वृद्धि हो रही है या सकारात्मक यानी पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहे हैं। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां पर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जानकारी जुटाने के लिए सर्वे कराएगी योगी जी सरकार। जी हां, उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों में संचालित गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद ने यह जानकारी दी है कि यूपी के मदरसों की पड़ताल करने के लिए जल्द सर्वे शुरू किया जाएगा। योगी सरकार प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालित गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने जा रही है। देखा जाएगा कि मदरसों को वित्तीय सहायता कहां से मिल रही है, मदरसे में कितने बच्चों को क्या शिक्षा दी जा रही है। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड उन्हें मान्यता के दायरे में लाने की हर संभव प्रयास करेगा। जी हां दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी योगी सरकार के इस फैसले का दिल से समर्थन करते हैं तो सर्वे होना चाहिए। कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें जहां नुपुर शर्मा के समर्थन में दिया बयान, बजरंग दल के कार्यकर्ता पर हुआ हमला। जी हां, 13 लोगों पर केस दर्ज, इलाके में भारी तनाव। दोस्तों मध्य प्रदेश के आगर जिले में चुनाव परिणाम देखकर लौट रहे बजरंग दल के आगर प्रखंड संयोजक आयुष उज्जैन आगर रोड मार्ग स्थित रॉयल एक ढाबे के पास अचानक कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि बुधवार की दोपहर 12 बजे के लगभग वर्ग विशेष के लोगों ने ये हमला किया है। दोस्तों जानकारी के मुताबिक आयुष को गाड़ी से गिराकर उसके साथ जमकर मारपीट की गई। इस मारपीट से उसके सिर में चोट आई है। आयुष को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आयुष को पहले जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया और फिर वहां से उज्जैन रेफर किया गया है। दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां पर मुलायम सिंह यादव के खास हरमोहन सिंह की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 25 को कानपुर में है आयोजन। जी हां, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के विश्वास पात्र रहे समाजवादी नेता चौधरी हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वर्चुअल शामिल हो सकते हैं। कानपुर के मेहरबान सिंह का पुरवा टाउनशिप में कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। हरमोहन सिंह के बेटे और पूर्व राज्यसभा सांसद सुखराम ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी शाम 4 बजे कार्यक्रम में जुड़कर समर्थकों को संबोधित करेंगे। सुखराम सिंह ने यह भी दावा किया है कि प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता और मंत्री भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पर दोस्तों भ्रष्टाचार पर सख्त सीएम योगी जी की मंत्रियों को सलाह, कहा अनियमितता करने वालों को नहीं बख्शेंगे, आंख मूंद कर अधिकारियों पर भरोसा करना बंद करें। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश में मंत्रियों के बीच बढ़ते तनाव और सरकारी अधिकारियों के प्रस्तावित तबादलों के बीच बुधवार बोले तो 20 जुलाई 2022 को कैबिनेट मंत्रियों को अधिकारियों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करने की सलाह दी गई है। उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों की ओर इशारा करते हुए ये बात कही है। दोस्तों
दोस्तों दरअसल राज्य सरकार ने 18 जुलाई को लोक निर्माण विभाग यानी PWD मंत्री जितिन प्रसाद के OSD अनिल कुमार पांडे का ट्रांसफर कर दिया और भ्रष्टाचार के आरोप में 5 अन्य अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पांडे के खिलाफ कार्रवाई के बाद PWD प्रमुख और चीफ इंजीनियर मनोज गुप्ता समेत 5 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां दिनेश खटीक के इस्तीफे पर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, कहा कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है, अगली बारी किसकी। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें योगी जी पर बौखलाते नजर आए हैं अखिलेश यादव। योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद की नाराजगी और दिनेश खटीक के इस्तीफे की पेशकश ने विपक्ष को हमला करने का नया मौका दे दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। यही नहीं दोस्तों, ये भी पूछ लिया गया है कि अगली बारी किसकी है। जी हाँ, योगी सरकार में जल संसाधन राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने बुधवार की सुबह इस्तीफे की पेशकश करके खलबली मचा दी थी, जिसके बाद दोस्तों अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोलने की कोशिश की। ऐसे में दोस्तों अखिलेश यादव को आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां शिवसेना प्रमुख राज ठाकरे को झटका देंगे सीएम शिंदे, चुनाव चिन्ह धनुष बाण पर दावा कर लिया। दोस्तों निर्वाचन आयोग को भेजा पत्र। दरअसल 5 बार की सदस्य भावना गवली को मुख्य सचेतक के रूप में बनाए रखा था। राहुल शेवाले को लोकसभा में पार्टी का नेता घोषित किया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा दी गई मान्यता का हवाला दिया है। दोस्तों शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट ने निर्वाचन आयोग यानी ईसी को पत्र लिखकर पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष बाण आवंटित करने की मांग की है। निर्वाचन आयोग को भेजे एक पत्र में शिंदे गुट ने असल शिवसेना होने का दावा किया है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा दी गई मान्यता का हवाला दिया है। अगली खबर की बात करें, जहां ईडी ने संजय राउत को फिर जारी किया समन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 27 जुलाई को पेश होने को कहा है। जी हां दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिए शिवसेना सांसद संजय राउत को 27 जुलाई को मुंबई में पेश होने के लिए नया समन जारी किया है। जी हां, राज्यसभा सांसद के वकीलों ने समन पर लिखित प्रतिक्रिया के साथ मुंबई में ईडी अधिकारियों से मुलाकात की और अगस्त के पहले सप्ताह के बाद उनके लिए समय मांगा है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर 2024 में ओम प्रकाश राजभर किसके साथ रहेंगे दोस्तों, जिसके जवाब में राजभर ने कहा अखिलेश यादव से तलाक मिलने के बाद सोचूंगा। जी हां, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार पूर्व सीएम व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला कर रहे हैं। दोस्तों बुधवार को उन्होंने अखिलेश यादव को अपने कार्यकाल के दौरान हुई चीजों को देखने की नसीहत दी। साथ ही ये भी कहा कि अखिलेश यादव से तलाक मिल जाए तब 2024 के बारे में सोचूंगा। जी हां, लखनऊ से गाजीपुर जाने के दौरान सुभाषपा अध्यक्ष जौनपुर में मीडिया से बात कर रहे थे। दोस्तों ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव बंद एसी कमरे में सियासत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी एसी के बंद कमरों में सियासत करती थी। आज कांग्रेस का हश्र देख ले, उनके 2 एमएलए बचे हैं जबकि बसपा के मात्र 1 एमएलए। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर अब टिकट कैंसिल करवाने पर नहीं लगेगा चार्ज। रेलवे ने दी बहुत बड़ी जानकारी, सुनकर खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी की खबर है। भारतीय रेलवे अब आपकी यात्रा को और भी आरामदायक और सुखद बनाने के लिए सुविधा पेश की है। दोस्तों दरअसल भारत में लोग सबसे ज्यादा सफर ट्रेन से करते हैं, इसलिए रेल को भारत की जीवन रेखा भी कही जाती है। रेलवे समय समय पर यात्रियों के लिए सुविधाएं लाता रहता है। इस रेलवे यात्रियों के लिए जबरदस्त सुविधा लेकर आया है। दोस्तों अब रेलवे ने यात्रियों की टिकट को लेकर नया नियम बनाया है। अब आप आसानी से मिनटों में टिकट कैंसिल कर सकते हैं। अब आप रेलवे के एप्लीकेशन या फिर रेलवे वेबसाइट पर जाकर अपना टिकट कैंसिल कर सकते हैं। दोस्तों अब रेलवे ने ईमेल से रेल टिकट कैंसिल करने की बड़ी सुविधा दे दी है। भारतीय रेलवे ने एक ट्वीट करके इस सुविधा की पूरी जानकारी दी है। दोस्तों जी हां, रेलवे ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके बताया कि अब रेल यात्री रेलवे को ईमेल करके भी अपनी टिकट कैंसिल कर सकता है। दरअसल इससे पहले एक यात्री ने ट्विटर पर रेलवे से शिकायत की थी कि उन्होंने तत्काल में टिकट बुक कराया था, परंतु ट्रेन कैंसिल होने के कारण उसे दूसरा यात्रा विकल्प चुनना पड़ा है। यात्री ने बताया कि उसे टिकट बुक कराने की नौबत आई, लेकिन टिकट रद्द करने के बाद भी रिफंड नहीं मिल रहा है। इस पर रेलवे ने अपना जवाब दिया है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जवाब। चार्टिंग के बाद ही फाइनल स्टेटस को लेकर भी दोस्तों रेलवे ने कहा कि यात्री को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, वरना उन्हें कैंसिलेशन का चार्ज भी देना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, रेलवे ने साफ बता दिया है कि यदि संभव हो तो ट्रेन को
किसी भी संभव बहाल किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कैंसिलेशन चार्ज अभी भी है दोस्तों, लेकिन इनके केस में कैंसिलेशन चार्ज नहीं लग पाया दोस्तों, इनका केस अलग था। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।